कहते हैं जब वक्त खराब हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। कुछ साल पहले कोविड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी जान ही नहीं बल्कि अपने अंतिम संस्कार तक का हक खो दिया। चारों तरफ दहशत का ऐसा माहौल था कि लोग अपने फैमिली मेंबर्स तक की डेड बॉडीज लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन इस सब में कुछ ऐसे भी योद्धा थे जिन्होंने लोगों तक सिर्फ खाना और दवाइयाँ नहीं पहुँचाई बल्कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी डेड बॉडीज कोई नहीं लेने को तैयार था, उनको इज्जत के साथ अंतिम संस्कार तक दिया। तो आइए जानते हैं एक ऐसे ही जाबाज की कहानी, उन्हीं की जुबानी। स्वागत करते हैं मिस वर्षा वर्मा जी का लखनऊ से। वर्षा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका F5 स्टोरी टेलर्स पे। थैंक यू सो मच सर। आपके बारे में काफ़ी कुछ जाना है, सुना है, और स्पेशली लखनऊ में तो आपको लोग नाम से ही जानते हैं। सुनने में आया कि आप पिछले कुछ सालों में करीब 1700 ऐसे लोगों को क्रीमेशन में हेल्प कर चुकी हैं जिनको आप शायद जानती भी नहीं हो, आपको ताल्लुक भी नहीं हो, और डेस्टिट्यूट्स हैं जिसमें कि मोस्टली, और कोरोना के दौरान जो लोग जिनकी कोई सहायता करने के लिए नहीं था, तो आपकी एक सर्विस चलती है जो कि थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जैसे कि आपने सर्विस का नाम लिया, मैं बता दूं, हमारी एक संस्था है जिसका नाम है एक कोशिश ऐसी भी। एक कोशिश ऐसी भी। तो ये जो कोशिश वर्ड है उसमें जो छोटी छोटी कोशिशें जब मिलती हैं तब जाके वो कामयाब एक होती हैं और एक बड़ा रूप ले लेती हैं। और हमारा एक संस्था का टैगलाइन है जो कि इस तरह से है कि किसी भी वास्तविक सेवा के लिए आप संपर्क करें। तो जैसा कि टैगलाइन से लाइन से ही क्लियर हो रहा है कि किसी भी वास्तविक सेवा मीन्स किसी भी, एक एजुकेशन लाइन में, मेडिकल लाइन में, या किसी के पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार चाहिए, तो किसी की भी अगर वास्तविक ज़रूरत है तो डेफिनेटली वो मुझे कॉल करे। मेरा नंबर फ्लोट करता है सब जगह, और उस नंबर पे मैं खुद कॉल अटेंड करती हूँ और लोगों तक मदद स्वयं पहुँचाती हूँ। तो ये काम आप पिछले कितने सालों से कर रही हैं? देखा जाए तो मैं अपने 13 वर्ष की आयु से कार्यों में जुड़ी हुई। हाँ, बस उसने ये है छोटे रूप से बड़ा रूप ले लिया है अब। तो ये जो शव सेवा है और एम्बुलेंस है, थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए। कितने वाहन हैं, कहाँ हैं, कब से हैं? आपको याद होगा जब सेकेंड वेव आई तो मुझे लगता है कि कोई भी परिवार बचा नहीं होगा उसके कहर से। हर परिवार ने कोई ना कोई अपना बहुत ख़ास व्यक्ति को खोया है। ऐसे ही मैंने भी खोया था, और उसको मैंने नेगेटिव उसमें या सिर्फ आंसुओं में या रो करके ना ले करके, उस समय की जो प्रॉब्लम थी, मैं हॉस्पिटल्स में विज़िट कर रही थी, सेवाएं दे रही थी, लेकिन ये एक प्रॉब्लम जब मुझे पर्सनल आई कि छोटी छोटी दूरी के लिए जिन लोगों ने अवसर को, आपदा को अवसर में बदल रखा था, तो वो क्या कर रहे थे, छोटी छोटी दूरी के लिए बहुत मोटा अमाउंट कह रहे थे शव वाहन के लिए ले जाने के लिए। तो वो चीज़ें जब मैंने स्वयं फेस की तो इस चीज़ को मैंने डिसाइड किया। एक मंथन चलता रहा शाम भर रात भर कि अब जो ये बेसिक जो इस समय नीड आई है और जो ये प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, मेरे जैसे हज़ारों परिवार कर रहे थे, तो इन चीज़ों से लोगों को निकालने के लिए जैसा कि मैंने तय किया कि हम एक दिन के अंदर वो सेवाएं शुरू कर देंगे। मैंने एक छोटा सा मैसेज वायरल किया, वो ये था कि मुझे एक वैन चाहिए रेंट पे और एक ड्राइवर चाहिए। तो वैन, उन दिनों चूँकि लॉकडाउन चल रहा था, तो वैन के लिए तो कई कॉलें आ गई मेरे पास कि हाँ चलिए ठीक है दे देंगे, क्योंकि उनको भाई रेंट पे लेना था तो उनका घर बैठे उनको एक अर्निंग का मिल जा रहा था। हाँ, तो रेंट के लिए वैन तो मुझे मिलने के लिए बोल दिया कई लोगों ने, लेकिन प्रॉब्लम है
ड्राइवर के लिए, क्योंकि ड्राइवर के लिए भी सैकड़ों कॉल आई मेरे पास, लेकिन जब पता चल रहा था कि उनको कोरोना की बॉडीज उठानी है, अच्छा। तो सबने हाथ खींच लिया। फिर चूंकि कहीं ना कहीं सब में डर था तो हाँ था। डेफिनेटली, मैं आपको बताऊं फिजिकली डर से ज़्यादा मेंटल डर था लोगों में, इस वजह से जो पैनिक की स्थिति थी वो ज़्यादा थी। जी जी। और फिर जब नहीं ड्राइवर मिला तो मुझे लगा कि भाई मैं कोई भी गाड़ी चूँकि ड्राइव कर सकती हूँ, तो मैंने ये तय कर लिया था कि अगर गाड़ी भी नहीं मिलेगी तो मेरी पर्सनल कार, और ड्राइवर नहीं मिलेगा तो मैं खुद ड्राइवर बन के ये सेवाएं दूंगी। डर नहीं लगा आपको? नहीं लेकिन आसपास के लोगों ने बोला तो होगा। डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत फेस की। फैमिली क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो और कहीं ना कहीं फैमिली का भी कंसर्न होता है। आपकी भी फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे होंगे घर में और मम्मी पापा। एग्जैक्टली जब टीवी पे चीज़ें वायरल हो रही थी मेरे बारे में, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई कि मेरे मम्मी पापा तक गलत तरीके से परोसी गई चीज़ें। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि पिताजी तो बहुत पॉजिटिव थे। वो हमसे मुझे आज भी याद है कि जब घर में थोड़ी सी पैनिक की स्थिति थी, तो उसी पैनिक को उन्होंने केयर में बदला। उन्होंने मेरी ज़्यादा केयर करनी स्टार्ट की कि चलो अब ये तो मान नहीं रही है, तो हम ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे ये सेफ रह पाए। तो ज़्यादा मेडिसिन देने लगे अलग अलग टाइप की, और फ्रूट्स, गर्म पानी से नहलाना, दुनिया भर का ये सारी चीज़ें जो है, फिर उन्होंने उस चीज़ों को केयर में बदला। तब एक टाइम के बाद में फिर स्थिति जो है नॉर्मल हुई। और उन दिनों और मैं एक चीज़ अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि इस सब के बाद भी करीब 1700 डेड बॉडीज़ को क्रीमेट करने के बाद भी वर्षा जी को एक भी बार कोरोना नहीं हुआ। ये बहुत काबिले तारीफ बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं आप सही कह रहे हैं। सेकेंड वेव जिस समय डेथ का जो था, बहुत ज़्यादा था, वो बहुत था। और मुझे उन दिनों आप मुझे कह रहे हैं कोरोना नहीं हुआ, मुझे छींक नहीं आई है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य डेफिनेटली वो देखते हैं प्रभु। और उन दिनों एक्चुअली ज़रूरत थी ऐसे। तो उन दिनों मुझे पता था कि भगवान उन दिनों कुछ नहीं होने वाला मुझे। कुछ ऐसे किस्से वाकया जिन्होंने, क्योंकि इतने सारी चीज़ें हमारे आसपास हुई। मैं आपको बताऊं, अब कुछ तो डेथ से रिलेटेड हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें डेथ नहीं भी हुई थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फिजिकली अटैक करने से ज़्यादा कोरोना ने मेंटली अटैक किया था लोगों पे। मैं आपको बताऊं, मैं अपना प्ला कार्ड लेकर के, ये 3rd डे की बात थी जब मैंने सर्विसेज स्टार्ट की। प्ला कार्ड लेकर के मैं बाहर बैठी हुई थी, और एक लगभग 26 साल का लड़का आता है मेरे सामने, थोड़ा सा हैरान परेशान, ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता होगा। और वो मेरे सामने आया और उसने बड़ा रूडली मेरे से बात की कि सुनो, तुम वही हो ना जो इस तरह की सर्विसेज देती हो? तो मैंने कहा हाँ, चूँकि प्ला कार्ड भी ले रखा था। तो मैंने कहा हाँ बताइए। तो उसने कहा कि सुनो मेरा बाप अंदर है। उसने सेम लैंग्वेज यूज़ की, सुनो मेरा बाप अंदर है। उसने इमरजेंसी की तरफ इशारा करके बताया कि मेरा बाप अंदर है। तो मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा आज के बाद उसको तुम देखोगी। मैंने कहा अरे हम क्यों देखेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये बड़ा अनकैनी सा था। लोग डेड बॉडी छोड़ के भाग रहे थे, तो वो समझ में आ रहा था वो अपने पिताजी को छोड़ के जा रहा था, और मुझे बता भी रहा था। और मदद मांगने का उसका तरीका भी बड़ा सा अनकैनी सा था। हाँ, कि तुम उसको देखोगी, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं फेडअप हो चुका हूँ, मैं उन्हें नहीं देख पाऊँगा। और आप ये सोचिए कि इतना कहना था और वो झट से भाग गया वहाँ से। उसने मुझे ना बेड नंबर बताया, ना वार्ड नंबर बताया, उसने कुछ नहीं बताया। मैं उस शाम यही सोचती रही कि काश उसने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती, तो शायद वो बचे या नहीं बचे, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं उन तक मदद नहीं पहुंचा पाई। तो ये तो आपने बताया कि कोविड के दौरान आपने जो किया, तो ये एम्बुलेंस और ये शव सेवा की जो आपने सर्विस दी, तो इसमें आपने खुद से सारा कंट्रीब्यूशन किया या लोगों ने कंट्रीब्यूट किया? क्योंकि ये व्हीकल भी इतने सस्ते नहीं आते हैं। Exactly. ड्राइवर हैं, सारी चीज़ें हैं। मैं बताऊं, जब फ्यूल प्राइसेस तो आजकल, हाँ वो तो आप देख ही रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ मैंने सोची थी कि मुझे ये सेवा देनी है जी। उसके आगे ना गाड़ी सोची, ना उसके आगे पेट्रोल सोचा, ना मैंने इनफेक्ट ये सोचा कि जो मैं सर्विस देने जा रही हूँ क्या ये सर्विस मेरी सक्सेसफुल होगी, क्या वाकई में लोग मेरे पास आएंगे। मुझे कुछ नहीं पता था। लॉकडाउन लगा हुआ था। 8 बजे मैंने किसी को भेजा, अपने किसी बंदे को, कि इस एड्रेस से ये गाड़ी लेकर के आनी है। वो हमारे घर गाड़ी आ गई थी 8:30 बजे। मेरे पास किसी से मांग के, मुझे याद पड़ता है, ब्लैक कलर का एक पेंट
और अपनी बिटिया का एक पेंट ब्रश ले करके मैं नीचे अपार्टमेंट के बाहर आ गई थी और उसमें एक कोशिश ऐसी भी लिखा था। और वो इतना हॉरिबल रेडी हुआ था, नंदिनी ने, जब मेरी बेटी ने देखा उसको तो कह रही मम्मा ये शव वाहन, लिटरली शव वाहन ही लग रहा है इतना हॉरिबल लग रहा है ये। मुझे पेंटिंग नहीं आती, मेरी ड्राइंग ख़राब है, तो इस तरह से मेरी एक गाड़ी रेडी हुई। तो मुझे वो गाड़ी कभी नहीं भूलती है, क्योंकि वो मेरी पहली गाड़ी थी और उसी ने मुझे आगे का रास्ता दिखाया चीज़ों में। तो जब मैंने ये सेवाएं लगाई, ये प्लाकार्ड लेकर के, मुझे याद पड़ता है किसी एक लड़की ने मेरा फ़ोटो क्लिक किया था और उसको वायरल किया था सोशल मीडिया पे। दूसरे या तीसरे दिन मुझे याद पड़ता है BBC और न्यूज़ 18 वालों ने कवर किया। जब उन लोगों ने कवर किया तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जब वो चीज़ें वायरल हुई और उसमें मेरा फ़ोन नंबर, मेरी स्टोरी वायरल हुई, तब लोगों ने अप्रोच करना स्टार्ट किया। तो मेरे पास उन दिनों बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स थे। पर्टिकुलर उस समय मुझे लगता है कि 20-25 दिन का जो बहुत टफ टाइम था, हाँ, तो वो उसमें बहुत ढेर सारे हेल्पिंग हैंड आए और कोई इंसान अपनी पॉकेट से कितना कर सकता है। आप मान के चलिए उन दिनों मेरे पास 5 गाड़ियाँ चल रही थी, 5 गाड़ियों में एक अटेंडेंट और एक ड्राइवर रखा था मैंने, और 2 चीज़ों ने लोगों को रोक करके रखा। एक था हैंडसम अमाउंट जो मैं डेली बेसिस पे उनको पे कर रही थी, और दूसरा था कि खुद फील्ड पे उतर के बॉडीज़ को खुद क्रिमेट करना। मुझे याद है कि NDTV का एक इंटरव्यू हो रहा था और हमारे ड्राइवर से सवाल किया गया कि इनका तो मान लीजिए पैशन है, आपको डर नहीं लगा? तो उसने इतना प्यारा जवाब दिया, कहने लगा कि मैडम हमको इतना डर लग रहा था कि मैं घर से ना निकलता, फिर पैसे के लिए, चूँकि परिवार चलाना था तो पैसे के लिए मैं आया और इनके साथ जुड़ा, मैडम के साथ में, और फिर मैंने मैडम का वीडियो दिखाया अपनी वाइफ को। तो मेरी वाइफ ने कहा कि तुम पे धिक्कार है, जब एक औरत इतना कर पा रही हो तो तुम्हें घर में पड़े हो या तुम्हें तो और दुगनी उससे लगना चाहिए। तो उसने कहा, फिर मैंने अपने डर का चोला उतारा और मैं वापस मैडम के साथ पूरी तरह से जुड़ गया हूँ। तो चीज़ें इंस्पायर करती हैं जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक चीज़ मुझे बताइएगा, ऑनेस्ट एकदम, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जब आसपास आप बहुत दुख देखते हैं, ग्रीफ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप तक भी पहुंचता है। इंसान डिमोरलाइज हो जाता है, कई बार डिप्रेस हो जाता है ऐसी चीज़ें देखकर। आपने इतनी डेथ्स देखी, स्पेशली ड्यूरिंग सेकेंड वेव, कभी लगा नहीं, हिम्मत नहीं टूटी कभी? नहीं, मैं आपको बताऊं, जब आप ग्रीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, चारों तरफ त्राही त्राही देख रहे होते हैं, हाहाकार देख रहे होते हैं, आप ये देख रहे होते हैं कि एक लंबा सा हॉल है और सैकड़ों पेशेंट जो हैं ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं। न सिर्फ कोरोना के लिए उस समय लड़ाई थी, उस समय दवाइयों के लिए लड़ाई थी, तीमारदार के लिए लड़ाई थी, समय के लिए लड़ाई थी, बेड के लिए लड़ाई थी। तो जब आप ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं ना, तब आप सेल्फिश नहीं हो सकते हैं, मेरा ये मानना है। मुझे नहीं पता 100 लोगों का, लेकिन आप तब सेल्फिश मैं नहीं हो सकती थी। और जब आप बहुत ग्रीफ में होते हैं तो या तो आप टूटते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं, या आप मजबूत होते हैं और एक चट्टान की तरह मजबूत हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं और उस चीज़ों का सामना करते हैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैंने टूटना और बिखरना वाला ऑप्शन नहीं चुना, मैंने चट्टान बनने का एक ठानी और तब जाके ये सेवाएं दे पाया। मैं कुछ केसेस ऐसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो मैं जीवन में कभी भुला नहीं सकती हूँ। बताइए ना। कि मैं जा रही हूँ, एक बच्ची है, वो लगातार रो रही थी, लगभग मेरे ख्याल से 18 साल की बच्ची होगी, और मैं खुद ड्राइव कर रही थी वो एम्बुलेंस, और वो लगातार रो रही थी। मैंने कहा कि बेटा, उसको समझाने की कोशिश की कि भाई जो हुआ अब इसको हम रोक नहीं सकते हैं, तो अब आप कम से कम थोड़ा हिम्मत रखो, मत रो। उसने मेरे ऊपर लिटरली अटैक किया, गुस्से से एकदम, कह रही आपको पता भी है आप मेरे बारे में क्या बोल रही हैं? तो मैंने कहा बेटा, हम आपको, माँ, मेरी भी बेटी इतनी बड़ी है, मैं एक माँ की तरह समझाना चाह रही हूँ तुम्हें। उसने मुझे इतनी गुस्से से समझाया कि हम 5 थे, कल मेरा भाई मरा है, आज मेरा बाप मरा है, कल और अभी मेरे पास कॉल आई है कि मेरा छोटा भाई भी जवाब दे दिया गया है, डॉक्टर ने दे दिया है, अभी मैं और मेरी माँ बचे हैं सर, और आप कह रही मैं पेशेंसली काम लूँ, मैं रोऊँ ना? देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, वो चीज़ें, वो मंज़र याद आता है ना तो
बहुत तकलीफ़ होती है। अपने पापा के टाइम पे मुझे याद पड़ता है, उसने कहा कि उसने कहीं से फ्लावर का इंतज़ाम किया था, कुछ फूल लेकर के आई थी। वो चाह रही थी कि अपने पापा को क्रिमेट करने से पहले, वो क्रिमेट खुद अपने हाथों से करना चाह रही थी और उस पापा पे अपने कुछ पुष्प चढ़ाना चाह रही थी। लेकिन मुझे याद पड़ता है जब हम लोग शमशान घाट पहुँचे हैं तो वहाँ पे सैकड़ों शव एक साथ जल रहे थे। तो वो एक जो मंजर था वो इतना भयावह और इतना डरावना था कि सैकड़ों दिन आप सो नहीं सकते हैं ऐसे मंजर में, अगर आप सोच भर भी ले। वो बच्ची अपना बैग फेंकती है और भाग जाती है कि मेरे पापा को आप क्रिमेट कर दीजिएगा आंटी, मुझसे नहीं होगा। नहीं देख पाई, वो इतना मंजर नहीं देख पाई। मैं जितनी देर में उसके पापा की डेड बॉडी को एम्बुलेंस से नीचे उतारती, उतनी देर में वो भाग चुकी थी। और फिर पता चला एक दूसरा जो मंजर देखा वो और ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला था, या मैं उनकी सोच पे गॉड ब्लेस यू कह सकती थी मैं, और क्या कहती। उनके खुद के परिवारजन वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, कवर कर रहे थे और किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो वो चीज़ें हैं, आपको बहुत डिफरेंट तरीके से आपको जो है ना एक्सपीरियंस देते हैं लाइफ में। अच्छा, अगर आपको कोई एक मैसेज देना हो हमारा ऑडियंस को जो कि यूथ है मेजरली, हाँ, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आपकी जो एक स्टोरी है उससे एक इंसानियत की प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा मिलती है कि सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए, औरों के लिए भी जीना चाहिए। तो वो तो लोगों को एक ये वीडियो देखकर ही मिल जाएगी, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगी जो हमारा यूथ है। एक पहली बात तो आप जीवन में पढ़िए लिखिए, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं अपने मन का काम चूज़ कीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। क्योंकि पैसा कमा लेना इज़ नॉट लाइफ, मेरे हिसाब से। पैसा आता जाता रहेगा, अगर आप अपने मन का, अपने चॉइस का काम करके अगर जी रहे हैं तो मज़ा है जीवन में। और दूसरी बात, जो यूथ को क्या मैं कहती हूँ, जितने लोग भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, आपके ज़रिए, आपके इतने अच्छे चैनल के ज़रिए जितने लोग भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, एक चीज़ ऐसी है जो हमको, आपको, पूरी दुनिया को खा गई है और अभी भी, और हमें पता है, फिर भी हम जाग नहीं रहे हैं क्योंकि हम लोग पूरी तरह से उसमें डूब गए हैं। हमें उसमें पता है कि ये इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम फिर भी, आपको पता है, गैजेट्स की वजह से हम अपने परिवारों से दूर हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आप समझ ही नहीं रहे हैं कि ये चीज़ें हमें कहाँ ले जा रही हैं, और इसके पीछे आपको पता है हमने कितना बड़ा लॉस किया है। हमने किताबों की महक भूल गए हैं, बिल्कुल। किताबों के पन्ने की पलटने की कड़क भूल गए हैं। वो जो कड़क से आवाज़ आती थी, हम लोग वो भूल गए। हम जिस घर में रह रहे हैं हमें पता ही नहीं पड़ा उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि वो सारा टाइम आपका गैजेट खाए जा रहा है। तो उससे सबसे बड़ा लॉस किताबों का अगर आप देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी, बीट मेट्रो, बीट फ्लाइट, आपने लीड लगा सब ईयरफोन लगा लेते हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद में आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं है भाई, दिस इज नॉट लाइफ। और दुनिया मतलब जीवन। भाई आप दुनिया से हट के कोई आपका जीवन थोड़े ना है। तो आप जीवन तो जी नहीं रहे हैं। बाकी भाई आप लाइफ में जो भी कर लो, हो सकता है आप बहुत पैसे कमा लेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाएगी आपकी लाइफ में जो होनी चाहिए। मज़ा नहीं है लाइफ में, मसाला ही नहीं है। तो मसालेदार लाइफ जियो, मुझे लगता है उसमें ज़्यादा मज़ेदार है ना सारी चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी स्टोरी सुनकर, आपकी बातें सुनकर जैसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, और तो हमारी ऑडियंस, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी उतना ही इंस्पायर हुए होंगे। डेफिनेटली, तभी हमारी सेवाएं जो हैं सफल होंगी। अगर हमारी बातों से, हमारी स्टोरी से अगर मुट्ठी भर लोग भी सेवा में उतरते हैं, सेवा करते हैं। क्योंकि हमारी देश में सिर्फ एक वर्षा से काम नहीं चलेगा, ऐसी सैकड़ों वर्षा चाहिए पूरे देश भर में। आई विश की सैकड़ों वर्षा हो और सेवा की वर्षा चारों तरफ बरसे। बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्लेजर।